गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी टॉनिक्स में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस के बारे में जाना था। साइंस क्या चीज़ है, साइंस के कितने प्रकार थे, हमने देखा था कि साइंस को एक अर्थ के बेस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किए थे। अर्थ के नीचे जा रहे थे तो कुछ और साइंस बन रहा था, अर्थ से ऊपर जा रहे थे कुछ और साइंस था, और अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ था उसका स्टडी हम किसी और साइंस के अंदर कर रहे थे। इसी दरमियान हमने ये देखा था कि जो अर्थ के ऊपर जो साइंस था उसके नेचुरल साइंस के अंतर्गत रखा गया था। और नेचुरल साइंस का जब क्लासिफिकेशन हुआ तो दो टाइप के साइंस हमारे पास सामने उभर के आया। एक था आपके पास फिजिकल साइंस, एक था बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का अगेन क्लासिफिकेशन करने के बाद हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला था। और हम जब केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ जो एंटोनी लेवोइयर था वो केमिस्ट्री का फादर था। और ये भी देखे थे जब केमिस्ट्री को क्लासिफिकेशन किए तो इसके तीन टाइप मिले थे। एक था फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि पीरियोडिक टेबल के हम लोग सीरीज पे बात कर रहे थे तो वो स्टार्ट हो चुकी थी और इसी का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पीरियोडिक टेबल जैसा कि आप देख रहे हैं और इसके नीचे आपको लिखा हुआ है शॉपकीपर। आप सोच रहे होंगे कि ये शॉपकीपर यहाँ क्या है, पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले तो शॉपकीपर यहाँ क्या कर रहा है। बिल्कुल आपको सोचना आपका जायज है, लेकिन इस पे मैं आपको आइंस्टीन का एक उसका जो थॉट था मैं वो आपको थॉट बताना चाहूंगा। उनका मानना था इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज, नॉलेज इज लिमिटेड बट इमेजिनेशन इनहेंस द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बातें थी उसके थॉट में। उसका थॉट ये कह रहा है कि आप अगर किसी चीज की नॉलेज प्राप्त करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपका हम सिंपल इस मार्कर की बात करते हैं, तो इस मार्कर के आप नॉलेज लेंगे तो क्या ले सकते हैं कि इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था, इसका खोजकर्ता कौन था, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके नॉलेज के अंतर आ गया। लेकिन जब आप इमेजिनेशन करेंगे ना तो इसकी पूरी ब्रह्मांड की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्कर इतना ही बड़ा क्यों है, मार्कर इससे छोटा हो सकता था, मार्कर इससे बड़ा हो सकता है, इसमें ऐसे ही हम कैप क्यों बनाएंगे, इसके अंदर काला ही क्यों चल रहा, हम लाल क्यों नहीं चला सकते हैं। मतलब क्वेश्चन मार्क। इमेजिनेशन आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। और जो आज दुनिया में आप इतने सारे नए नए चीज देख रहे हैं और नए नए चीज हो रहा है ना, सब इमेजिनेशन का ही कमाल है। अगर आज मैं आपके सामने हूं तो ये भी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन है कि मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे आते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे लिंक होंगे, जिसको जरूरत है उसको हम अच्छा से जानकारी दे पाए, वो अच्छे एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। ये मेरे इमेजिनेशन में आया और उसको फाइनली मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये शॉपकीपर का अगर आप इमेजिनेशन करना सीख लिए ना तो समझ जाइए कि पीरियोडिक टेबल आपके पॉकेट में होगा। 70% से अबव आपका क्लियर सिर्फ शॉपकीपर को समझते समझते हो जाएगा। और इसका एक रीजन ये भी था कि शॉपकीपर एक ऐसा है जहां आप लोग हर दिन जाते होंगे, दिन में तो एक दो बार चले ही जाते होंगे, ये हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा है। तो इसीलिए कारण ये भी था कि शॉपकीपर का ही इमेजिनेशन करके आपको पीरियोडिक टेबल समझाया जाए। एक और बात कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रिटानिया, सनफीस्ट, चॉकलेट में कैडबरी, नेस्टर, डेयरी मिल्क, फेस पॉन्ड्स, डॉव, फलना चिलना यहाँ पे है। शैम्पू में देखना पेंटिन, क्लिनिक प्लस डॉव है। तो यो हम लोग दिन में अपने लिए न सही तो किसी न किसी के लिए जरूर खरीदते हैं, ये तो क्लियर है भाई। क्यों, हम लोग जानते हैं इसकी दिनचर्या में जरूरत है ही। और किसी को मनाने के लिए आप बिस्किट लेके जाते हैं, किसी को खुश करने के लिए आप चॉकलेट खरीदते हैं। समझदार हैं आप, समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शॉपकीपर, दुकान पे आप जाते हैं तो जितनी आसानी से आपको सामान मिलता है उतनी सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आप जो सामान मांगते हैं तुरंत आपको सेकेंडों मिल जाता है। वो इतनी आसानी से हो नहीं गया, इसके पीछे बहुत रीजन था। तो हम लोग जो वो समस्या जो यहां से वहां तक पहुंचने में जो उनको प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम पे ही हम लोग बात करेंगे। अगर इस प्रॉब्लम को आप समझ गए तो बहुत हद तक समझिए पीरियोडिक टेबल आपका क्लियर है। तो एक बात बताइए, अगर आपको शॉपकीपर है और हम आपके कस्टमर हैं और आपके दुकान पे हम पहुंचते हैं और आपसे बोलते हैं कि ऐसा है कि आप हमको ब्रिटानिया का बिस्किट दीजिए, और अभी आपके पास सिर्फ ब्रिटानिया इतना ही ऑब्जेक्ट आपके पास है, तो क्या आपको यहां से ब्रिटानिया का बिस्किट देने में हमको कोई दिक्कत होगा? एकदम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बिस्किट का कलेक्शन है, उसमें ब्रिटानिया मात्र एक बिस्किट है, आप लाके हमको दे दिए। अब देखिए, जब आपके पास इस चॉकलेट का जो इतना ग्रुप कलेक्शन करवा दिए आपके पास आ गया,
अब इसमें से हम ये ब्रिटानिया के बिस्किट मांग रहे हैं, तब तो आप इसको यहाँ से ब्रिटानिया के बिस्किट ले जब हमको दीजिएगा तो थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि अब चॉकलेट भी है, बिस्किट भी है, उसमें पार्टिकुलर ब्रिटानिया के बिस्किट को खोज के लाने में भी, खोजने में भी दिक्कत, और उसको लाने में टाइम भी लगेगा, और थोड़ा सा समस्या आपका बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जब हम कंपेयर करते हैं प्रॉब्लम से, ऑब्जेक्ट का जब हम कंपेयर करते हैं प्रॉब्लम से, तो देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट शुरुआत में जब बिस्किट था, ब्रिटानिया बिस्किट देने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। जब हम चॉकलेट को भी मिला लिए तो ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, इस हिसाब से आपको खोजने में दिक्कत हुई, टाइम ज्यादा लगा, और प्रॉब्लम आपका इंक्रीज हो रहा। और मान के चलिए हम फेस वॉश का भी कलेक्शन आपके साथ कर लेते हैं और सबको मिला जुला के रख देते हैं, फिर आप कहते हैं हमको एक ब्रिटानिया का बिस्किट दीजिए, तो क्या आपको समस्या और बढ़ेगी कि घटेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। 100% आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है जी, ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो रहा है। फिर अगेन अगर इसको हम मिला लें और सब ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा, बहुत सारा, उसी हिसाब से प्रॉब्लम भी होगा। दुकान में सिर्फ इतने ही सामान नहीं रहते हैं, और बहुत सारा सामान रहता है। अगर सबको एक साथ कर दिया जाए फिर उसमें से खोजा जाए तो बहुत सारा दिक्कतें हो जाती है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो समस्या हो रहा है, इस समस्या का समाधान ही तो पीरियोडिक टेबल है। समझिए बात को हम क्या बोलने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इस दुकानदार के साथ प्रॉब्लम हुआ कि ब्रिटानिया के बिस्किट मांगने में इतने उसको दिक्कतें होने लगी कि इतने सारे कलेक्शन से ब्रिटानिया बिस्किट खोज नहीं पा रहे थे वो, जिसके कारण से कस्टमर परेशान। कस्टमर को आप तुरंत नहीं दीजिएगा, वो दूसरे दुकान जाएंगे, तो क्या वो शॉपकीपर अपना दुकान बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। ये प्रॉब्लम का समस्या तो है नहीं। ये भी समस्या क्या, इस सब सामान को छोड़कर सिर्फ ये इतना बिस्किट रखने लगे, ये भी एक समस्या नहीं। शॉपकीपर है, बहुत सारा सामान रखना पड़ेगा, तो अब कैसे समस्या का समाधान किया जाए? बेचारा परेशान, चले घर, गेट पे पहुंचे, गेट खटखटाए, बीबी गेट पे, मायूस देखते हैं, क्या हुआ जी, इतना क्यों परेशान है? तो हस्बैंड बोलते हैं, उनका दुकानदार मतलब यहाँ से बोलते हैं कि देखो ना, कस्टमर तो बहुत आ रहा है, सामान भी मेरे पास सारा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब उससे हमको कोई सामान मांगते हैं तो हम खोज करके उसको तुरंत दे ही नहीं पा रहे हैं। बहुत दिक्कतें हो रही है, उसमें परेशान हो जा रहा है, उसका भी दिक्कत नहीं है, वो चले जा रहा है, उसके पास टाइम की पाबंदी है। तो इसका कुछ समस्या करो, इसका समस्या का समाधान निकालो। तो बोला आइए पहले बैठिए, पानी पीजिए, उसका सोचते हैं। सारे लोग बैठे, सबके सामने प्रॉब्लम रखा गया, सब लोग विचार किए कि कैसे समाधान किया जाए। तो बीबी तो शुरुआत से ही चलाक रही है, उसने एक समस्या का समाधान निकालते हुए बोलती है कि आप ऐसा करो, एक रेक बनाओ, इस रेक में कई कॉलम बना दीजिए, आप इस तरह से कई रो बना दीजिए। अगर आपके पास बिस्किट है तो इसको बिस्किट वाला ग्रुप बनाइए, अगर आपके पास चॉकलेट है तो इसको चॉकलेट वाला ग्रुप बनाइए, आपके पास फेस वॉश है या शैम्पू है तो शैम्पू वाला ग्रुप बनाइए, आपके पास फेस वॉश है तो फेस वॉश वाला ग्रुप बनाइए। और इसमें अगर बिस्किट वाला ग्रुप बना रहे हैं तो आप देखिए कि आपके पास जो बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन है, उसमें बिस्किट जैसा प्रॉपर्टी कौन रख रहा है? जो बिस्किट जैसा प्रॉपर्टी रखा है उसको आप बिस्किट में डाल दीजिए, जो चॉकलेट जैसा प्रॉपर्टी रखा है उसको चॉकलेट में डाल दीजिए, जो आपको यहाँ पे शैम्पू का जो प्रॉपर्टी रखा है उसको शैम्पू में रख दीजिए। इसी तरह से उसने किया भी आकर के कहा, बिस्किट वाला एक ग्रुप बना दिया, चॉकलेट वाला ग्रुप बना दिया, फेस वॉश वाला ग्रुप बनाया, शैम्पू वाला ग्रुप बनाया, और इसी तरह से ग्रुप बनाते गया वो। उसके बाद देखा ब्रिटानिया, सनफीस्ट, पार्ले, हॉर्लिक्स, सबका सब तो बिस्किट है, सब तो खाने का काम आता है, सब में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट सब तो एक ही है, तो उसको क्यों हम बिस्किट वाले ग्रुप में रख दें? चॉकलेट वाले देखा डायरी मिल्क, हर्शले, नेस्टर सब एक ही चॉकलेट वाले ग्रुप में प्रॉपर्टी रखता, तो उसको चॉकलेट वाले में रख दिया। हिमालय, सौंदर्या, ये सब क्या है, फेस को साफ करने वाला था, उसको फेस वॉश में रख दिया। पेंटी, क्लिनिक प्लस, डॉव, ये सब देख रहा है कि ये जो बाल को साफ करने वाला, बाल को क्लीन करने वाला है, तो इसको शैम्पू वाले ग्रुप में रख दिया। तो इस तरह से अगर अब वो व्यक्ति शैम्पू का स्टडी कर ले तो सारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, सारा ऑटोमेटिक डॉव का, ऑटोमेटिक एलोरल का, ऑटोमेटिक पेंटिन का, ऑटोमेटिक क्लिनिक प्लस का स्टडी हो जाएगा।
अब यदि इस तरह से ग्रुपिंग करने के बाद अब अगर आपसे हम बिस्किट मांगे तो आप क्या करिएगा, हमको ब्रिटानिया के बिस्किट दीजिए, आप तुरंत जाएंगे बिस्किट वाले ग्रुप में, अब तुरंत वहां से बिस्किट निकाल के सेकेंडों में दे देंगे आप। तो इस तरह से आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया। अब आपका काम भी अच्छा चलने लगा, आप भी खुश, कस्टमर भी खुश, और आपका सामान यूं 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 क्या होने लगा, सेल होने लगा। तो इस तरह से देखा गया कि ऑब्जेक्ट बढ़ने के साथ क्या हुआ, प्रॉब्लम बढ़ रहा था, और प्रॉब्लम का समस्या का समाधान ग्रुप बना करके खत्म कर लिया गया। तो ये समस्या कैसे खत्म हुआ, ये अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट से ये समस्या क्या हो रही है आपका, ये शॉपकीपर का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कितना भी ऑब्जेक्ट बढ़ा दीजिए, कितना भी ऑब्जेक्ट बढ़ा दीजिए, ग्रुप करके सजा लीजिए, अपना प्रॉब्लम को क्या कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। तो जो ये आप बिस्किट वाले ग्रुप देख रहे हैं ना, चॉकलेट वाले ग्रुप या फेस वॉश वाले ग्रुप या शैम्पू वाले ग्रुप, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, उसके बाद चिल्कोजन, हेलोजन, आदर्श गैस वाला ग्रुप, बहुत सारा इसी तरह से ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप आपको पढ़ना है। उस तरह से जो देख रहे हैं आवर्त, इसी तरह से आवर्त भी टोटल 7 आवर्त आपको पढ़ना है। और हम आपको एक एक 1 by 1 वहां तक पहुंचने के लिए, और यहां से पहुंचने के लिए वहां तक बहुत बेलना पड़ा है। तो उनकी समस्याओं को एक करके देखना ही, और यहीं से प्रॉब्लम से ही, जो प्रॉब्लम यहां से शुरू से लेकर के अंत तक पीरियड टेबल तक बनने में जो समय लगा ना, उसी से वो जो प्रॉब्लम क्रिएट है, उसी से क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन बनता है। लेकिन गारंटेड है, अगर आप ए 1 by 1 मेरे साथ अगर कंसेप्ट क्लियर करते चल गए तो कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये शॉपकीपर बन गया पीरियोडिक टेबल, ये बिस्किट, चॉकलेट, फेस वॉश, शैम्पू बन गया ग्रुप, और ये जो ब्रिटानिया, सनफीस्ट, ब्लू, पार्ले, नेस्टल, डेयरी मिल्क, हर्शले, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब हमारे एलिमेंट्स के रूप में काम करने लगा, जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है। तो ऐसा करने का काम सर्वप्रथम जो है देखते हैं कि आप जानते भी होंगे कि हमारे पास शुरुआत में ही नेचुरल एलिमेंट बहुत सारे था। अगर हम कुछ नेचुरल एलिमेंट की हम बात करें, कुछ नेचुरल एलिमेंट की हम बात करें, तो आप जानते हैं कि इसमें कॉपर, चांदी, टीन, सोना, इत्यादि बहुत सारे थे, और ये बहुत कम थे उस टाइम। तो इनका अध्ययन करना बहुत ही आसान था। समय बढ़ता गया, एक पर एक बुद्धिजीवी संसार में आने लगे, एक पे एक साइंटिस्ट आए और नए नए तत्व की खोज करने लगे। उसी दरमियान तत्व की खोज होने में ही आर्टिफिशियल जो पहला एलिमेंट था, आर्टिफिशियल जो पहला एलिमेंट था, उसका नाम 1669 में हेनिंग ब्रांड, कौन जी, हेनिंग, याद, हेनिंग ब्रांड ने फास्फोरस एलिमेंट का खोज कर दिया, फास्फोरस एलिमेंट का खोज कर दिया। और इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट का खोज होने लगा। आप जानते भी होंगे कि हाइड्रोजन का खोज केमेंडिंस ने किया, उसी प्रकार से आप हीलियम की खोज आप जानते हैं लोकेयर ने कर दिया। इसी प्रकार आप ये भी जानते होंगे कि ऑक्सीजन का खोज सिले व प्रिस्टिल ने कर दिया, और रेडियम का खोज ग्रेट लेडीज साइंटिस्ट जिसका नाम था, पोलैंड की थी, उसका मैडम क्यूरी। और आज का लेडीज क्या नहीं कर रहा, तो इस तत्वों की खोज करने में भी पीछे क्यों रहे, तो उसी में ये जो मैडम क्यूरी ने रेडियम, एक रेडियो सक्रिय एलिमेंट है, उसकी खोज कर दी। इसी तरह से बहुत सारे आप देख रहे होंगे, आदर्श गैस का खोज हो गया, नॉन मेटल का खोज हो गया, इसी तरह से बहुत सारे तत्व का खोज होने लगा। अब साइंटिस्ट के पास एक एक एलिमेंट करके अलग अलग स्टडी करना बहुत टफ काम हो रहा था। जिस तरह से उस शॉपकीपर के पास प्रॉब्लम हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पे साइंटिस्ट के पास प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब करे तो करे क्या, तो सारे लोग सोचने लगे कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टी का खोज करो इस एलिमेंट्स का, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का, ताकि उसमें उसको रख देने से, अगर इस ग्रुप का अगर हम स्टडी करें तो उसमें जितना भी प्रॉपर्टी और एलिमेंट को हम रखें, सबका ऑटोमेटिक स्टडी हो जाए। इसी कसम में सारे वैज्ञानिक दिमाग लगाने लगे, और उन्हीं में से पहला वैज्ञानिक जो थे, पहला बुद्धिजीवी जो थे, उनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। इसने 1789 ईस्वी में
1789 में एंटोनी लेबुजियर ने एलिमेंट को सजाने का, अरेंजमेंट करने का पहला प्रयास किया। और वो कितने ईस्वी में किए थे? 1700, या तुम बता दिए 1789 में। और इसके समय टोटल एलिमेंट जो था वो 33 था। ध्यान पूर्वक समझिए, यहां से मेरा हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए कंसंट्रेट होकर के सारी बातें को ध्यान पूर्वक सुने। तो यहाँ 1789 में एंटोनी लेबुजियर ने जो 33 एलिमेंट था, इसने एलिमेंट को अरेंज करने का जो बेस रखा वो रखा मेटल एंड नॉन मेटल। उसने सारे तत्व को क्या कर दिया? मेटल और नॉन मेटल के रूप में अरेंज कर दिया। और इसका कहना था मेटल जो होता है वह होता है जो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को देने की, इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करने की कैपेसिटी जो रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का, एक्सेप्ट करने का प्रवृत्ति रखता है उसको नॉन मेटल कहते हैं। आप जानते होंगे अगर ये हम सोडियम का एग्जांपल लें तो यहाँ 1 हो जाता है, और क्लोरीन का एग्जांपल लें तो 2, 8 और 7 हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेव अचीव करने के लिए चाहता है। उसी प्रकार सोडियम ऑक्टेव अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? यहाँ से डोनेट कर देगा। और जो नॉन मेटल जो होता है, यहाँ पे ये जो क्लोरीन की हम बात करें तो इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्लोरीन नॉन मेटल हो जाएगा और इस तरह से सोडियम क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर मेटल है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1, 2, 3 होता है। और नॉन मेटल की हम बात करें तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको 5, 6, 7 होता है। तो यहां तक तो ठीक था। इसने कहा, एंटोनी लेबुजियर ने कहा कि देखिए जो मेटल होता है यहाँ से वो तो कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो मेटल कहलाएगा। और कोई वैलेंस अगर कोई नॉन मेटल है अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस तरह से वो नॉन मेटल कहलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आई एंटोनी लेबुजियर के पास जब खोज हो गया नॉन मेटल का। जब खोज नॉन मेटल का हुआ, और आप जानते हैं नॉन मेटल के रूप में एग्जांपल हम सपोज कार्बन का, तो आप जानते हैं कि इसका 2 और 4 होता है। और ये 4 अब ये क्या करेगा? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा कि बाहर को इलेक्ट्रॉन देगा? इसको कार्बन एक्सेप्टर बनेगा कि डोनर बनेगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एंटोनी लेबुजियर के लिए, और इसको ये क्लियर नहीं कर पाए, जिस कारण से नॉन मेटल की खोज होने के बाद एंटोनी लेबुजियर का जो अरेंजमेंट था वो क्या हो गया? गलत साबित हो गया। गलत साबित तो हो गया, लेकिन तत्वों को अरेंज करने का ये शिलान्यास कर चुका था। और इसको आधार मान करके ना सारे वैज्ञानिक दिमाग लगाने लगे कि कैसे होगा। एंटोनी लेबुजियर ने ये किया तो नहीं हुआ, कुछ और हमें तरीका अपनाना होगा। इसी कारण से पहला प्रयास जो अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का एंटोनी लेबुजियर, जिस कारण से फादर ऑफ केमिस्ट्री जो एंटोनी लेबुजियर को बोला जाता है। और आप जानते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ाया भी था कि फादर ऑफ जो केमिस्ट्री है वो एंटोनी लेबुजियर है। जो बच्चे अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाके उसको देखिए, फिर इसको देखिए, आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि साइंस के डिफिनेशन में ही हमने आपको शुरुआत में बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में। जब उस क्लास को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे था साइंस के डिफिनेशन में, साइंस इज ए स्टडी विथ सिस्टमेटिक। साइंस एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करना होता है, वही साइंस कराता है जिसको हम सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीका से स्टडी कर पाए। तो हर ये जो क्लास है उस क्लास से लिंक है, आने वाला क्लास इससे लिंक रहेगा, तो आपको सिलेबस ढंग से सारा काम करना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एंटोनी लेबुजियर ने तत्वों का एलिमेंट करने की शुरुआत कितने ईस्वी में की थी? तो 1789 में। इसके समय कितने एलिमेंट थे? तो 33 एलिमेंट थे। इसका बेस क्या था अरेंजमेंट करेंगे? मेटल और नॉन मेटल। फाइल कैसे हुआ? नॉन मेटल के खोज होने के बाद इसका एंटोनी लेबुजियर का अरेंजमेंट खत्म हो गया। तो चलिए, इसके बाद जो एक महान साइंटिस्ट आए, बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था, और इसका जो आधार था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था, जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने 1802 ईस्वी में
जो जॉन डाल्टन थे, इसने क्या किए, अपना बेस जो एलिमेंट्स को अरेंज करने का रखा, वो रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जॉन डाल्टन ने ये बहुत अच्छी काम किए कि तत्वों को सजाने का काम एटॉमिक वेट को आधार माना, लेकिन ये अपनी ही कही हुई बातों को अच्छा से क्लियरेंस नहीं होने के कारण इसका भी ये जो अरेंजमेंट था क्या हो गया जी, फेल हो गया। और इसके बाद आए एक महान साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, जिसका नाम था डोवर्नियर। क्या नाम था? डोवर्नियर। तो वो 1817 ईस्वी में एलिमेंट्स का स्टडी करना शुरू किया और अपना रिपोर्ट 1829 ईस्वी में पेश किया। 1829 ईस्वी में जो ये डोवर्नियर साहब थे, डोवर्नियर साइंटिस्ट जो थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, इसका जो अरेंजमेंट करने का जो तरीका था एलिमेंट्स को, वो जॉन डाल्टन के ही तरह था, एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन INCRE एस एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। लेकिन ये जॉन डाल्टन से थोड़ा सा अपने काम को डिफरेंट रखा। ये तो रखा ही कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रखा, लेकिन इसी के साथ इसने एक चीज और दिया जो कहलाया ट्राइड। ट्राइड में होता क्या था? ये ट्राइड था ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स, जॉन डाल्टन की तरह एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए आधार को तो माना ही माना, क्योंकि इसी के बीच में एक डेट आता है 1815, और इसमें विलियम प्राउस्ट तत्वों का स्टडी कर रहे थे, और वो ऐसे एलिमेंट्स के गुण को खोज रहे थे कि जो कभी चेंज ना हो, और अपने काम के आधार पर दुनिया को बताया कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है ना, वो कभी बदलने वाला चीज नहीं है। अगर इसको बेस मान करके सजाया जाए तो एलिमेंट का अरेंजमेंट एक संतोषजनक हो पाएगा। ये अपना रिपोर्ट 1815 ईस्वी में दिए। इसी दरमियान डोवर्नियर साहब 1817 से ही काम करना शुरू कर दिया, और इसने भी विलियम प्राउस्ट का बात को सुना था, और इस आधार पे इसने अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ही रखा एलिमेंट्स को अरेंज करने का। लेकिन उसने क्या किया, एक ट्राइड का फॉर्मेशन किया, एक नियम दिया जिसका कहलाया ट्राइड। आप इसको हिंदी में, इस ट्राइड को आप हिंदी में त्रिक बोलते हैं, डोवर्नियर का त्रिक नियम। ये क्या था जी? ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू ट्राइड में क्या था, अगर कोई ये पहला एलिमेंट है, अगर इसको हम मिटाते हैं, यहां पे देखिए आप, अकॉर्डिंग टू ट्राइड के हिसाब से क्या चल रहा था कि अगर ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, कोई यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है, मान के चलो पहला एलिमेंट हम A लेते हैं, दूसरा एलिमेंट B लेते हैं, तीसरा एलिमेंट C लेते हैं, तो पहला एलिमेंट का एटॉमिक वेट, तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक वेट का औसत अगर हम निकालते हैं ना, तो जो द्रव्यमान निकलेगा, एटॉमिक वेट निकलेगा, वो दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। ध्यानपूर्वक सुनिए, अकॉर्डिंग टू ट्राइड रूल ऑफ डोवर्नियर, पहले एलिमेंट का द्रव्यमान दूसरे एलिमेंट के द्रव्यमान का अगर आप औसत निकालते हैं तो वो तीसरे, देखिए, पहले एलिमेंट का द्रव्यमान तीसरे एलिमेंट के द्रव्यमान का अगर औसत निकालते हैं तो दूसरे एलिमेंट के द्रव्यमान के बराबर होगा। और उसने ये भी कहा कि पहला एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा, तीसरा एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा, इन्हीं दोनों के बीच ये दूसरे एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा। और इस हिसाब से उसने कई 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जो उसके उस टाइम अवेलेबल थे, और इस तरह से उसका ट्राइड 1, ट्राइड 2, ट्राइड 3 ऐसे करके अपना ट्राइड देते गए। तो इस ट्राइड से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस ट्राइड को ध्यानपूर्वक देखें। तो ट्राइड 1 में
अकॉर्डिंग टू ट्राइड 1 में जो रखे हुए थे, ट्राइड 1 में था पहला एलिमेंट जो रखे हुए थे वो लिथियम रखे थे। यहां पे अगर अच्छा समझिएगा तो मान लेते हैं यहाँ पे पहला एलिमेंट, यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे मान लेते हैं तीसरा एलिमेंट। तो ट्राइड 1 में पहला एलिमेंट जो था वो लिथियम था, दूसरा एलिमेंट जो था वो सोडियम था, और तीसरा एलिमेंट जो था पोटासियम था। और आप जानते भी होंगे कि लिथियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 7 होता है। पोटासियम का एटॉमिक वेट 39 होता है। तो अब दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा, उसका क्या कहना था, पहला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट का औसत निकालेंगे जो कि यहाँ 46 आएगा, वो सोडियम के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ऐसा डोवर्नियर का ट्राइड रूल के अकॉर्डिंग था, और यहाँ पर वास्तव में हो भी रहा था। ट्राइड 1 सक्सेस था। ट्राइड 2 भी बनाया उसने 3 एलिमेंट के ग्रुप बना करके, और इस ट्राइड 2 में उसने डोवर्नियर साहब ने कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम को रखा। और आपको पता होगा कि बेरियम का एटॉमिक वेट 137 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट यहाँ पे अगर हम देखें तो आप जानते हैं यहाँ पे आपको हो जाएगा 40, और इस तरह से अगर स्ट्रांशियम का एटॉमिक वेट निकाले तो क्या निकालेंगे, 40 प्लस 137 अपॉन 2, ये आपको जो 87.62 निकलता है, और ये स्ट्रांशियम के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। इसी तरह से वो ट्राइड डोवर्नियर साहब ने ट्राइड 3 भी बनाए, और उसमें उसने रखे थे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे क्लियर है, इसको हम ऊपर में लेते हैं। यहाँ तक आप लिख लीजिए बढ़िया से, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम आता है, तो इसको हम मिटाते हैं, ऊपर में ट्राइड 3 को देखते हैं। यहां से अगर हम ट्राइड 3 देखें तो ट्राइड 3 में क्या रखा था, ट्राइड 3 में यहां पे आपको ट्राइड 3 की हम बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहां पे ट्राइड 3 में था। क्या था जी, ट्राइड 3 में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था। आप आयोडीन का एटॉमिक वेट जानते हैं 126.9 होता है, क्लोरीन का आप जानते हैं 35.5 होता है। इस प्रकार से अगर ब्रोमीन का एटॉमिक वेट निकाले तो क्या होगा, 35.5 अकॉर्डिंग टू ट्राइड रूल। यहाँ पे अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो ये आपका निकल के आता है 79.9। इसको अप्रॉक्स 80 भी ले सकते हैं। आप जानते हैं ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 80 होता है। यहां तक डोवर्नियर का काम बहुत अच्छा से चल रहा था, एकदम दुनिया में इसका नाम हो रहा था कि डोवर्नियर ने एलिमेंट का एक अच्छा अरेंजमेंट खोज निकाला है। लेकिन जब ये अपना काम को कंटिन्यू रखे और इसी तरह से वो जब ट्राइड 4 आए, तो ये इसका अपना ही काम इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होगा जब ट्राइड 4 के अंदर उसने नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक लिए, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट यहाँ पे आपको 14 होता है। आर्सेनिक आप जानते होंगे 749216 होता है, जब इसका फास्फोरस का एटॉमिक वेट होना चाहिए था 749216। 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाता है यहाँ पे 44.46 होना ये चाहिए था, लेकिन आप वास्तव में जानते हैं कि इसका फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता है। तो यहां डोवर्नियर के लिए बहुत बुरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि ये जो कह रहे थे कि पहला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट का जब औसत निकालते हैं द्रव्यमान का, तो दूसरे एलिमेंट के द्रव्यमान के बराबर होता है, और ट्राइड 4 में इसका ये नियम गलत हो जा रहा था। इसलिए इसका नियम अपने ही बातों का क्या कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था। और इस प्रकार डोवर्नियर का भी जो अरेंजमेंट था वो क्या हो गया, डोवर्नियर का भी जो अरेंजमेंट था वो गलत साबित हो गया। इसके बाद एक महान ग्रेटेस्ट
ब्रिटिश केमिस्ट आए जो एक म्यूजिक से भी प्रेम रखते थे और केमिस्ट्री से प्रेम तो था ही। तो केमिस्ट्री का प्रेम और यहाँ पे म्यूजिक का प्रेम दोनों को मिला करके एक लॉ का फॉर्मेशन के जो कहलाया न्यूलेंस ऑक्टेव रूल, इसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ ये दिए। और यहीं पे एक पीरियोडिसिटी, यहाँ पे एक वर्ड आता है पीरियोडिसिटी, जिसमें एग्जाम पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। आप एटमोसिटी के बारे में तो जानते होंगे, पीरियोडिसिटी के बारे में नहीं जान रहे होंगे, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। और कैसे न्यूलैंड ने 1864-65 इसमें अपना काम करना शुरू किया और रिपोर्ट दिया। और इसका काम बहुत हद तक म्यूजिक पे, संगीत के सुर पे आधारित था। और जब संगीत के सुर को अरेंज करने लगा तो वहीं पे एक नया चीज का, एक नए चीज का भी शिलान्यास आया जिसका नाम था पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज का सेशन यहीं पे खत्म किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।